जानिए नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे ताकतवर सियासतदान कैसे बने। जानिए नवाज शरीफ की जिंदगी की उतार चढ़ाव और 3 मरतबा हुकूमत से मुताल्लिक तमाम अहम हकाइक। जानिए चांदी के प्यालों की कहानी। जानिए अमृतसर की जाती उमरा से लेकर पाकिस्तान के ईवानों तक की कहानी। जानिए ख्वाबों और क्रिकेट के शौकीन की कहानी। जानिए इत्तेफाक इंडस्ट्री इतनी बड़ी कैसे हुई और जब भुट्टो ने इंडस्ट्री हथियाई तो शरीफ फैमिली ने क्या किया। जानिए आज भी इंडिया की जाती उमरा में सिख इबादत करते हैं। जानिए एटमी धमाकों से सीपैक तक की कहानी। जानिए नवाज शरीफ के बारे में 30 अहम हकाइक के मुतालिक जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 25 दिसंबर 1949 पैदा हुए। नवाज शरीफ की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए। 3 मरतबा हुकूमत मिली। नवाज शरीफ पाकिस्तान के वो वाहिद जमहूरी हुक्मरान थे जिन्होंने 9 साल तक सबसे लंबे अरसे तक हुकूमत की, जो कभी अपना टर्म पूरा ना कर सकी और 5 साल की मुद्दत से पहले ही खत्म होकर दी जाती। नवाज शरीफ के जद अमजद का ताल्लुक इंडियन पंजाब के जिला तरन के एक गाँव जाती उमरा से था। जाती उमरा पहले अमृतसर का हिस्सा हुआ करता था। ये खानदान कश्मीर से हिजरत करके 1903 में जाती उमरा जा बसा। पहले कश्मीरी भट्ट कहलाए। साबिक ब्यूरोक्रेट इरशाद अहमद अलीमी के मुताबिक अमृतसर में आपके परदादा मियां मोहम्मद बख्श बाजार हुसन में आने वाले नवाबों को दूध बेचा करते थे, जिसकी वजह से उन्हें दूल्हा फूलों वाला भी कहा जाता था। जाती उमरा में नवाज शरीफ के दादा मियां मोहम्मद रमजान अपने 7 बेटों मियां मोहम्मद शफी, मियां मोहम्मद शरीफ, मियां मोहम्मद अजीज, मियां बरकत अली, मियां मिराजुद्दीन, मियां मोहम्मद बशीर, मियां सिराजुद्दीन के साथ रहते थे। आपके वालिद मियां मोहम्मद शरीफ 1919 में जाती उमरा में पैदा हुए। वो इन 7 भाइयों में सबसे ज्यादा ज़हीन और अक्लमंद समझे जाते थे। नवाज शरीफ का आबाई गाँव जाती उमरा को माना जाता है और कई दफा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हिंदुस्तान अपने गाँव जा चुके हैं। गरीब काश्तकार मियां मोहम्मद बख्श ऊंट के मालिक थे। ये ऊंट उनके लिए कुएं से पानी निकालने और खेतों में काश्तकारी करने में मददगार था, जो कुएं में गिरने से मर गया। तमाम गाँव खसूसन उनके बड़े भाई मियां बरकत अली काफी परेशान थे, क्योंकि नया जानवर खरीदने के पैसे भी ना थे। लिहाजा काफी सोच विचार के बाद लाहौर हिजरत करने का फैसला किया गया। 2017 में BBC को इंटरव्यू देते हुए जाती उमरा के सरपंच दिलबाग सिंह ने ऊंट मरने की तस्दीक की थी। आजादी के वक्त मियां मोहम्मद शरीफ ने अपना घर सिखों के गुरुद्वारे को वक्फ कर दिया था, जिस वजह से आज भी सिख वहाँ इबादत करते हैं। मियां मोहम्मद शरीफ के मशवरे पर लाहौर हिजरत की। मियां बरकत अली और मियां मोहम्मद शरीफ ने लाहौर में 1 रुपया योमिया पर लोहे की भट्टी में मुलाजमत की। कुछ अरसे में चौक लालगुड़ा में छोटा सा स्टील पिघलाने का कारखाना बनाया। मुखालफिन इन्हें आज भी लोहार कहते हैं, जबकि वो कश्मीरी भट्ट हैं। बुनियादी तौर पर शरीफ फैमिली का ताल्लुक कश्मीर के मागरे कबीले से है। मागरे कबीले के बगैर कश्मीरी तारीख लिखना नामुमकिन है। कुछ रुपए कर्ज लेकर और जमा करके लंडे बाजार में इत्तेफाक फाउंड्री का आगाज किया, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा मियां मोहम्मद शरीफ और मियां बरकत अली का था। मियां मोहम्मद शरीफ को लोहे के काम बड़ा रास आया। 7 भाई इसमें मिलकर काम करने लगे। कुछ अरसे में ही इनके कारोबार में इतनी बरकत पड़ी कि बड़ी स्टील मिल में उनका शुमार होने लगा। मियां मोहम्मद शरीफ के घर 1951 में दूसरा बेटा शहबाज शरीफ पैदा हुआ। एक बहन कोसर शरीफ और चौथा भाई अब्बास शरीफ था। चारों दीवाल मंडी में रहते थे। नवाज शरीफ को 5 साल की उम्र में सेंट एंटनी स्कूल में दाखिल करवाया। खाने पीने और सैरो सियाहत के इंतहाई शौकीन थे। अक्सर औकात खाते पीते और दोस्तों के साथ सैरो सियाहत कर जाते। वजीर आला और वजीर आजम बनने के बावजूद खाने की रेडियो और दुकानों पर खाते नजर आते और कहते आज ही खटा जरा ज्यादा पाना। मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हुए। कहा जाता है क्रिकेट के शौक में रेलवे में कुली भर्ती हुए, लेकिन इस बात की जब तस्दीक की गई तो ये बात गलत साबित हुई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये प्रोपेगेंडा बशीर लुकमान ने छोड़ा था जब वो कंपेन कर रहे थे। बला कुली का क्या काम क्रिकेट टीम के साथ। लाहौर के पाथी ग्राउंड में इत्तेफाक क्रिकेट क्लब बनवाया वालिद से कहकर, और इसके मुख्तलिफ टीमों के साथ मैचेस भी होते। बाद में इसी ग्राउंड में घर भी बनना शुरू हो गए। इस वक्त इस ग्राउंड का थोड़ा सा हिस्सा ही बाकी है। दोस्तों, नवाज शरीफ फैमिली का कोई सियासी पस मंजर ना था। वो एक हादसाती सियासतदान थे। ये तो क्रिकेटर बनना चाहते थे। भुट्टो ने इदारे जब नेशनलाइज किए तो इत्तेफाक फाउंड्री को नेशनलाइज करने पर भुट्टो से दुश्मनी का आगाज हुआ। ये अच्छा खासा झटका था शरीफ फैमिली के लिए। एक अहम टर्निंग पॉइंट आया जब जनरल जिलानी इन्हें सियासत में ले आए, जिसकी वजह से पहले मियां मोहम्मद शरीफ को सियासत में आने की दावत दी, जो ना माने तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सियासत में आने की दावत दी। उस वक्त ज़ाहिल हक को तलाश थी। ब्रिगेडियर टीम ज़ाहिल हक के खास लोगों में से थे, जिनके ताल्लुकात मियां मोहम्मद शरीफ से बहुत अच्छे थे। जनरल जिलानी भी मीटिंग का हिस्सा थे, जो उस वक्त गवर्नर पंजाब भी थे। जब भुट्टो ने शरीफ बरादरान के कारोबार को सरकारी तहवील में लिया तो इनका मुतफिका फैसला था कि इनके खानदान को भी सियासत में आना चाहिए। नवाज शरीफ ने LLB कर रखी थी, जिसकी वजह से अहम मीटिंग्स में भी इनको ही भेजा जाता था। 1978 में जब इत्तेफाक फाउंड्री वापस ली तो वो खसारे में थी और इस पर 83.4 मिलियन रुपए का कर्जा था, लेकिन मियां मोहम्मद शरीफ ने अपनी मेहनत से दोबारा इसे मुनाफा बख्श बना दिया। नवाज शरीफ मिजाजन सादा और नरम मिजाज और मेहरबान तबीयत के और दोस्ती निभाने वाली शख्सियत के मालिक हैं। जनरल जिलानी ने पूछा, इत्तेफाक फाउंड्री में आप क्या करते हैं? बताया, मैं फाइनेंस देखा हूँ। तो बोला, फिर आपको पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर लगा देते हैं, जिस पर हामी भरी गई। वजीर आला और वजीर आजम बनने के बाद भी
کرکٹ کا جنون نہ گیا، اکثر اتوار کو جم خانہ کے ساتھ ایک میچ اتفاق کلب کا بھی ہوتا۔ وزیر اعظم بننے کے بعد ایک تقریب میں اس دور کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ورلڈ 11 کی ٹیم کے ساتھ کھیل کر ہمیشہ اچھا لگتا۔ اس ٹیم میں عمران خان اور حامد میر بھی شامل تھے، جبکہ عمران خان کے خیالات کچھ اور تھے۔ بیگم کلثوم کے والد رشتہ نہیں دیتے تھے، لیکن میاں محمد شریف صاحب خود چل کر گئے اور ان کی گارنٹی پر رشتہ ہوا۔ وہ گاما پہلوان کی نواسی تھی۔ کلثوم نواز 29 مارچ 1948 کو پیدا ہوئی۔ نواز شریف سے شادی 1971 میں ہوئی۔ نواز شریف سے ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ کلثوم نواز نے کتاب جبر اور جمہوریت بھی لکھی۔ کلثوم نواز نے 11 ستمبر 2018 کو وفات پائی۔ آپ کی موت طبیعی تھی۔ 1960 کی دہائی میں اندرون شہر سے ماڈل ٹاؤن میں شفٹ ہوئے۔ کسی بھی کاروبار کو پھلنے پھولنے کے لیے رقم درکار ہوتی ہے۔ حکومت میں آنے کے بعد نواز شریف نے بینکوں سے بہت سے قرضے لیے اور بعد میں معاف بھی کروائے۔ ان کے دور حکومت میں اسٹیل مل خسارے میں رہی، جبکہ ان کی اپنی ملیں اور کاروبار دن دگنی رات چگنی سونا بولتے رہے۔ ان کے دور حکومت ان کا تھا، اس لیے ثبوت بھی مٹا دیے گئے۔ کرپشن پوری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن وہاں ان کے حکمرانوں کو اتنا موقع نہیں ملتا۔ عدلیہ آزاد ہے، جبکہ یہاں بات اسلام آباد کے پلاٹ یا فارم ٹور پر یا 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں کسی سپر اسٹار کے ساتھ شربت پینے پر ختم ہو جاتی ہے۔ شریف خاندان نے اس کے بعد شوگر اور ٹیکسٹائل اور دوسری انڈسٹریز میں بھی اپنے پنجے گاڑنے شروع کیے۔ 1985 سے 1988 کے درمیان شریف برادران نے اتفاق شوگر مل، رمضان شوگر مل، برادر شوگر مل، اتفاق گروپ سروسز اور خالد سراج انڈسٹریز قائم کی۔ حدیبیہ پیپر ملز، حدیبیہ انجینئرنگ ملز، حمزہ پیپر اینڈ فوڈ ملز، چودھری شوگر ملز اور مہران رمضان ٹیکسٹائل، پولٹری فارمنگ کا بزنس، ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں بھی شریف فیملی نے قدم جمائے۔ 1980 کی دہائی میں 7 بھائیوں کی 119 اولادوں میں اتفاق نہ رہا اور حصہ لینے کی دوڑ لگ گئی۔ 1991 میں جائیداد کا بنٹوارا ہوا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف پاکستان کے سب سے طاقتور سیاستدان کیسے بنے۔ بقول چودھری نثار، نواز شریف کے لیے تقریر کرنا سب سے مشکل کام ہوتا تھا۔ جب بھی کارر میٹنگ یا کسی جلسے میں تقریر کرنی ہوتی تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگتی، جس کا حل انہوں نے یہ نکالا، عوام کو دیکھے بغیر 4-5 لائنیں 2-4 شعر یاد کر لیے، پھر ووٹ مانگ لیتے۔ نئے چیف منسٹر آف پنجاب بنے۔ 1981 سے 1985 تک پنجاب کے فائنانس منسٹر رہے۔ کیسے بنے اس کا احوال آپ کو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ 1986 میں بے نظیر پاکستان واپس آئیں۔ لاہور میں شاندار استقبال ہوا۔ نواز شریف کو 1985 میں غیر انتخابی طور پر الیکشن کرائے بغیر وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ 9 اپریل 1985 سے 13 اگست 1990 تک رہے۔ غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی حکومت 1990 میں گرائی۔ جب پاکستان میں 5ویں الیکشن ہوئے 1990 میں، نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ پاکستان کے 12ویں وزیر اعظم بنے، جو کہ 6 نومبر 1990 سے 18 جولائی 1993 تک رہے۔ نواز شریف کا خیال تھا کہ وہ اپنی مقبولیت کی وجہ سے وزیر اعظم بنے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی تھی کہ ان کے دستے شفقت کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بنے، لہٰذا وہ ان کے کہنے کے مطابق چلیں گے۔ کچھ ایسا ہی خیال مذہبی جماعت IJI کا بھی تھا۔ قاضی حسین احمد اور مولانا سمیع الحق یہ سمجھتے تھے کہ اس کی مدد کے بدلے وہ اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں۔ شریعت کا نفاذ نواز شریف کے لیے سب سے مشکل کام تھا، لیکن اسلامی جماعت IJI کا دباؤ دن بدن بڑھتا رہا۔ شریعت بل پہلے سے تیار تھا، لیکن نواز شریف نے دوسرا شریعت بل تیار کرنے کے لیے 3 کو آرڈر دیا تو 5 ماہ کے بعد نیا شریعت بل اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ تو علماء نے کہا کہ یہ بل شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نواز شریف کا شریعت بل ایسا ہی ہے جیسے شراب کی بوتل میں آب زمزم۔ اس کے علاوہ پیر پگھاڑا اور بے نظیر جیسی شخصیت نے بھی یہ بل مسترد کر دیا۔ مولانا سمیع الحق حکومت سے علیحدہ ہوئے اور اس قدر ناراض ہوئے کہ نومبر 1991 میں ملک ویر ہڑتال کی کال دے دی۔ ایسے میں نواز شریف کی مشکل آسان ہوئی جب میڈم طاہرہ نامی عورت شراب کی بوتل کے ساتھ اسلام آباد میں گرفتار ہوئی، جس نے کہا کہ سمیع الحق کے ساتھ یہ ناجائز تعلقات ہیں۔ اس معاملے کو حکومت نے خوب اچھالا اور مولانا سمیع الحق بہت شرمندہ ہوئے اور کہا یہ میرے خلاف سازش ہے اور سینٹ سے مستعفی ہو گئے اور تحریک چلانے سے بھی دستبردار ہوئے۔ بعد میں میڈم طاہرہ نے بیان دیا کہ میں مولانا سمیع الحق کو نہیں جانتی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوسرا مسئلہ کراچی کے ہب پاور پلانٹ کا تھا، اس کے لیے پیسے نہ تھے، چنانچہ بیرونی سرمایہ کاری کی ضرورت تھی جس کے لیے سود ادا کرنا پڑتا، لیکن شرعی عدالت میں فیصلہ آیا کہ حکومت کے تمام پروجیکٹس جن میں سود شامل ہے بند کر دیا جائے، لہٰذا اس فیصلے سے ہب پاور پلانٹ بند کرنا پڑتا تو بجلی کا مسئلہ پڑتا، اور اگر بیرونی سرمایہ کاری کرتے تو دایاں بازو ناراض ہو جاتا۔ اس کا حل نواز شریف نے یہ نکالا کہ ایک زرعی نجی بینک کے ذریعے عدالت میں کیس کر دیا گیا۔ کیس کا فیصلہ تو نہ آیا، تاریخ پر تاریخ بڑھتی چلی گئی اور ہب پاور پلانٹ کا منصوبہ تکمیل پا گیا۔ اس وقت یہ منصوبہ 1300 میگا واٹ کی بجلی پیدا کرتا ہے۔ ادارے کو پرائیویٹائز کرنے کا کارنامہ بھی نواز شریف کے سر جاتا ہے، لیکن اس کے لیے مخالفت برداشت کرنی پڑی کیونکہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسی کے بالکل الٹ تھی۔ اس سے اپوزیشن سڑکوں پر آئی، مزدور ہڑتالوں پر گئے، لیکن پرائیویٹائزیشن نہیں رکی، جس سے خسارے والے ادارے منافع میں جانے لگے۔ یہی پالیسی بعد میں پیپل پارٹی اور مشرف نے بھی اپنائی۔ کارکٹکا میں وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ریسرچ سینٹر 1990 سے 1991 میں قائم کیا گیا۔ پاکستان عالمی طور پر 33واں اور دنیا کا پہلا اسلامی ملک تھا جو قطب جنوبی میں ریسرچ کر رہا تھا۔ یہاں سمندر میں ہونے والی اہم تبدیلیوں کی جانچ پڑتال کے بارے میں تھی۔ یہ موسمی تبدیلیوں سے متعلق اور مستقبل میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں تھی۔ یہ منصوبہ آج بھی جاری ہے اور سائنسدانوں کو لے
पहुंचाना और लाना पाक बहरिया की जिम्मेदारी है। 1992 का वर्ल्ड कप भी नवाज शरीफ की हुकूमत में जीता गया। शहबाज शरीफ ने अपनी सियासत का आगाज 1988 से किया। वो 3 बार वजीर आला पंजाब और 1 बार वजीर आज़म भी बन चुके हैं। मियां अब्बास शरीफ नवाज शरीफ के सबसे छोटे भाई थे। वो कारोबार देखते थे और दरवेश सिर्फ इंसान थे। 1993 में नवाज शरीफ की छोड़ी हुई NA-92 की जिमनी सीट से इलेक्शन भी जीते और MNA बने। अब्बास शरीफ दिल का दौरा पड़ने की वजह से 2013 में फोट हुए। मुबशर लिकमान बरमला कहते रहे हैं कि अब्बास शरीफ की मौत नेचुरल नहीं बल्कि कत्ल है और इसके पीछे नवाज शरीफ का हाथ है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। 1993 में फारूक लगाई ने हुकूमत का तख्ता पलटा। अगर नवाज शरीफ की बड़ी अचीवमेंट की बात की जाए तो उन्होंने मोटरवे बनाई, बिजली की बंदिश का खात्मा किया और सबसे अहम कारनामा एटमी धमाके की। नवाज शरीफ के 4 बच्चों के नाम हसन नवाज, हुसैन नवाज, मरियम नवाज और असमा नवाज हैं। हसन नवाज पैदा तो लाहौर में हुए लेकिन बरतानवी शहरियत हासिल की और कई बिजनेस से वही डील करते हैं। ये पाकिस्तान में करप्शन के कई केसेस में मतलूब हैं, जबकि दूसरे बेटे हुसैन नवाज भी लंदन में मुकीम है। उन्हें अदालतों ने मफरूर के साथ इश्तिहारी भी करार दिया है। ये भी भाई के साथ मुख्तलिफ कारोबार देते हैं। मरियम नवाज से कई इख्तलाफात हमरा शहबाज के रहते हैं। मरियम नवाज ने कैप्टन सफदर से शादी की जो कि नवाज शरीफ के पर्सनल सिक्योरिटी सेक्रेटरी थे। नवाज शरीफ की नवासी दारुलनिसा की कुछ अरसे पहले शादी हुई जिसमें मोदी को भी इंडिया से दावत दी गई। हिसाबदार नवाज शरीफ की चौथी बेटी असमा नवाज के ससुर भी हैं। नवाज शरीफ अपने हर दौर हुकूमत में हिसाबदार को वजीर खजाना लगाते हैं। 1996 में वाशिंगटन पोस्ट अखबार में एक आर्टिकल छपा जिसमें नवाज शरीफ ने बयान दिया कि पाक फौज मंशियात की स्मगलिंग करती है। जब पहली बार वजीर आज़म बने पाकिस्तान के 2 जनरल असलम बेग और मेजर असद दुरानी मेरे पास आए और कहा कि अफगान जहाद के दौरान मंशियात का काम अरूज करता है जिससे खुफिया ऑपरेशन किए जाते और कौमी खजाने पर बोझ भी नहीं पड़ता। चुनांचे मंशियात के इस काम को दोबारा शुरू किया जाए और जारी रखा जाए। दलील के तौर पर कहा कि दुनिया की बाकी अफवाज भी ऐसा करती हैं। ये वो वाकया था जिसकी वजह से नवाज शरीफ को लेने के देने पड़ गए। नवाज शरीफ ने इस इंटरव्यू को मन घड़त करार दिया और मुकर गए और कहा यह हुकूमत की साजिश है। और दूसरा, वाशिंगटन अखबार पर $10 करोड़ हर्जाने का नोटिस जारी किया और कहा 4 माह पहले की हुई बात को अब क्यों शाया किया गया। फौज ने भी कहा ये झूठ है। कामरान खान रिपोर्टर भी चारों तरफ से तनकीद का निशाना बने। हत्ता कि जनरल वहीद ने सदर लगावी से इसी इंटरव्यू के सिलसिले में मुलाकात की। जनरल असलम बेग ने इसे फौज के खिलाफ साजिश करार दिया। हम अमेरिका ने कुछ अरसे बाद बयान दिया कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं कि पाक फौज स्मगलिंग के इसी काम में मुलविस है। 19 अक्टूबर 1993 से 5 नवंबर 1996 तक नवाज शरीफ लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे। बेनजीर ने तहरीक निजात से निपटने की खातिर रेवंट के घर पर नाजायज तजावुजात के नाम पर क्रेनों और बुलडोजरों से हमला करवा कर नक्शा बदल दिया। नवाज शरीफ ने इलेक्शन कैंपेन में हेलीकॉप्टर से बेनजीर की नाजेबा तस्वीर भी फेंकी और इसकी तशहीर की, जिसके बाद बेनजीर ने आसफ अली जरदारी से शादी की। जब 1996 में सदर फारूक लगावी के बेटे की शादी में नवाज शरीफ ने चांदी के प्याले का तोहफा और खत भेजा जिसे सदर ने कबूल किया, जिससे दोनों में इख्तलाफात कम हुए और मुलाकातें बढ़ी। यही चांदी के प्याले आगे चलकर बेनजीर की हुकूमत पर कारी जर्ब साबित हुए। मुल्क में जो हुकूमत 5 साल चलनी चाहिए वो हर दूसरे साल ही खत्म हो जाती थी। ऐसे में अवाम की भी कुछ ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं थी। पीपल पार्टी जो साबका हुक्मरान जमात थी से लोग बदसन हो चुके थे। करप्शन के स्कैंडल से अखबारात भरे पड़े थे और इंतखाबी मुहिम चलाने वाले बड़े हुक्मरान जेलों में कैद थे, जबकि जमात इस्लामी इलेक्शन का बाइकआउट कर चुकी थी। दोस्तों, सिंध में पीपल पार्टी ने नून लीग को सपोर्ट किया, जबकि पंजाब में जमात इस्लामी ने नून लीग को सपोर्ट किया। सिर्फ एक ही जमात कंपेन करने का सही मौका मिल रहा था। बज़ाहिर मैदान साफ था लेकिन ये इतना भी साफ ना था। ऐसी सूरत में मैदान में इमरान खान ने सर उठाया। पीटीआई कौमी सतह पर नून लीग के मुकाबले पर थी। इमरान खान की सियासत में आने की 3 बड़ी वजूहात थी। नंबर 1, वो चाहते थे करप्शन का खात्मा। नंबर 2, पीपल पार्टी के वोटर नाराज थे, वो चाहते थे कि मैं इनको पोलिंग बूथ तक लाऊं। नंबर 3, उम्मीद थी कि जमात इस्लामी भी गैर मकबूल हो रही है। सुबह सरब में दोस्तों नवाज शरीफ इमरान खान को सियासत में आने की दावत कई मरतबा दे चुके थे। हॉस्पिटल के लिए जमीन भी नवाज शरीफ ने दी। जब शौकत खानम हॉस्पिटल में बम ब्लास्ट हुआ तो नवाज शरीफ से मुलाकात की, जबकि बेनजीर से मिलने के लिए मना किया। यही वजह है कि उन्होंने इमरान खान को साथ मिलाने की ऑफर कराई और कहा कि 20 मुकामात पर वो अपने मेंबर्स खड़े नहीं करेंगे और उन्हें 20 सीटें मिल जाएंगी। इस चीज से अंदाजा लगाएं कि ये एक नई पार्टी के लिए बहुत बड़ी ऑफर थी। हत्ता कि नवाज शरीफ ने ये ऑफर सिंध में पीपल पार्टी को भी नहीं करवाई, लेकिन इमरान खान ने ये ऑफर ठुकरा दी। इमरान खान बेनजीर और नवाज शरीफ को एक जैसा समझते थे और इसके साथ साथ इमरान खान ने मुस्लिम लीग पर करप्शन के ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जिसकी वजह से नून लीग को दिफाई पोजीशन लेनी पड़ी और इस वजह से इन कायदीन में तलखी का आगाज हुआ जो वक्त के साथ बढ़ता चला गया। इमरान खान के खिलाफ करप्शन के इल्जामात नून लीग नहीं लगा सकी। चुनाचा इस मौके पर काम आया आइन का आर्टिकल 62 और 63, जिसके मुताबिक कोई भी रुकन असेंबली पर अगर करप्शन या कोई केस हो तो वो रुकन असेंबली के लिए नाअहल होता है। इसीलिए सीता वाइट केस को उठाया गया एंड इलेक्शन के लिए
दिनों में, जबकि इमरान खान ने कहा कि हमारे खिलाफ साजिश की गई है। सीता वाइट को नवाज शरीफ ने 50 लाख की रकम दी है, जबकि सीता वाइट ने इसके जवाब में कहा कि वो एक अमीर बाप की बेटी है, उनके लिए ये मामूली रकम कुछ नहीं, वो सिर्फ अपनी बेटी को उसके बाप का नाम देना चाहती हैं। इलेक्शन से कुछ दिन पहले एक ऐसी गलती हुई कि इमरान खान ने अखबार को बयान दिया कि हमारी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी और एन इलेक्शन से पहले बाइकाट का ऐलान कर दिया, जिससे पार्टी मेंबर नाराज हुए। 1997 के इलेक्शन इंतहाई अहम थे। नवाज शरीफ पाकिस्तान के 14वें वज़ीर-ए-आज़म बने, जो कि 17 फरवरी 1997 से 12 अक्टूबर 1999 तक रहे। 1997 में नवाज शरीफ ने इलेक्शन में 3/4 से वाज़ेह अक्सरियत हासिल की और नवाज शरीफ ने क्लीन स्वीप किया। 203 में से 134 नशिस्तें जीती, 18 नशिस्तें पीपल पार्टी ने जीती, जबकि तहरीक इंसाफ ने एक भी नशिस्त नहीं जीती। सिर्फ 13.5 लाख वोट मिले। बेनज़ीर भुट्टो और इमरान खान ने इलेक्शन में धांधली का इल्जाम फौज पर लगाया। इक़्तिदार में आने के बाद नवाज शरीफ ने आइन की 58B का खात्मा कर दिया। नवाज शरीफ हुकूमत ने 12 साल से लटकती तलवार का खात्मा किया। आइन में इसको 13वीं आईनी तरमीम के नाम से याद किया जाता है। एक ऐसा वक्त भी आया जब नवाज शरीफ की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। 28 मई 1998 को पाकिस्तान को जोहरी ताकत बनाने में अहम किरदार अदा किया। अमेरिका से बिल क्लिंटन का भी फोन आया, जो $250 बिलियन की ऑफर दे रहा था कि धमाके ना किए जाएं। इसके अलावा यूरोप, बरतानिया और कई ममालिक नाराज हो रहे थे। ऐसे में थ्रेट बर्दाश्त करते हुए नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के चावी पहाड़ में कामयाब 5 एटमी धमाके करने का ऑर्डर दिया, जिससे पाकिस्तान दुनिया की पहली इस्लामी सुपर पावर बनकर सामने आया। उसके अलावा नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में जो अहम कारनामे हुए वो सर फहरिस्त है। रिंग रोड की तामीर, मोटरवे का मंसूबा और मुल्क में बेशुमार सड़कों का जाल बिछाया। लैपटॉप स्कीम, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया। आशियाना हाउसिंग स्कीम, ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा, मेट्रो बस सर्विस का मंसूबा, दहशतगर्दी और महंगाई पर कंट्रोल पाया, अंडर पासिस बनवाए। इसके अलावा अनगिनत तरक्की याफ्ता मंसूबे तकमील तक पहुंचाए। सी पैक का अहम प्रोजेक्ट भी नवाज शरीफ का ही पेश किया हुआ है। ईवी टैक्सी प्रोजेक्ट भी नवाज शरीफ का कारनामा था। कारगिल जंग का वाकया भी उनके दौर हुकूमत में हुआ। कारगिल के मामले में नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे नहीं बताया गया था ऑपरेशन करने से पहले, जबकि मुशर्रफ कहते हैं कि मुकम्मल ब्रीफ दिया गया था। नवाज शरीफ को यह कहकर आमादा किया गया कि हम कश्मीर फतह कर देंगे। IMF का कर्जा उतारने के लिए कर्ज उतारो मुल्क सवारों की तहरीक चलाई। सबसे पहले नवाज शरीफ ने 1 करोड़ की रकम अपनी फैमिली से इस फंड में जमा कराई। उसके बाद पाक फौज ने अपनी तनख्वाह भी इस फंड में जमा कराई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने देखते ही देखते $15 करोड़ जमा कराए, जिसमें अवाम ने खूब हिस्सा लिया। औरतों ने अपने जेवर तक बेचे और खूब चंदा दिया। जराये के मुताबिक अवाम ने तकरीबन 150 अरब रुपए जमा कराए थे, जिसका कोई नतीजा ना निकला। ये एक नाकाम मंसूबा बना दिया गया, लेकिन इस रकम से कर्जा तो ना उतरा। रकम कितनी आई और कितनी गई कोई रिकॉर्ड नहीं। हुकूमत के मुताबिक वो रकम 2 अरब थी, जो स्टेट बैंक में जमा करवा दी गई, जबकि स्टेट बैंक के मुताबिक वो रकम हमने लोगों को वापस कर दी, जबकि जराये के मुताबिक वो रकम इससे कहीं ज्यादा थी। महंगाई मजीद बढ़ी और ऑफशोर कंपनियों का मामला भी इसी दौर में पेश आया, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई, जिसकी वजह से अवाम में वो गैर मकबूल हुए। एक और स्कैंडल नवाज शरीफ हुकूमत में सामने आया, जब बैंक में डॉलर जमा करवाने का कहा गया और लोगों ने तमाम पैसे जमा करवाए तो वापसी रुपए में करने का कहा। ओपन मार्केट से काफी कम पैसों में अदा किए गए हैं। नवाज शरीफ के दौर में सरकारी ओहदों पर बहुत से लोगों को बगैर मेरिट के लगाया गया, जिससे इदारों को काफी नुकसान हुआ। ब्रिगेडियर जावेद इकबाल तो मिलिट्री सेक्रेटरी थे। नवाज शरीफ ने उनसे कहा कि मैं फैसला कर चुका हूँ कि परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दूं, तो वो हैरान हो गए और कहा कि ये खतरनाक होगा। परवेज मुशर्रफ का प्यारा श्रीलंका से आ रहा था, उसे उतरने की इजाजत न दी गई। पहले कराची, फिर नवाबशाह, फिर वापस कराची लाया गया। केवल चंद मिनट का बच गया था। परवेज मुशर्रफ को बरतरफ करके जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को PTV पर नया जनरल अनाउंस कर दिया गया, लेकिन फौज ने कबूल न किया। फौज ने एयरपोर्ट पर कब्जा करके त्यारा उतारा। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को मार्शल लॉ लगाकर अटक जेल भेज दिया। मुशर्रफ ने हुकूमत संभालने के बाद नवाज शरीफ पर त्यारा साजिश केस का मुकदमा चलाया और सजा के तौर पर 10 साल की जिला वतनी और 21 साल तक सियासत से दूरी की सजा सुनाई। फिर सऊदी अरब के ताउन से मुआहदा तय पाया। उस वक्त पाकिस्तान की GDP बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन था। नवाज शरीफ के मुकाबले में PML क्लब बनाई गई। नवाज शरीफ ने 2006 में मिसाक जमहूरियत के नाम से पीपल पार्टी के साथ एक मुआहदा भी तय किया, जिसमें कई अच्छे पॉइंट्स थे, लेकिन इस मुआहदे का मकसद ये था कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को तंग नहीं करें ताकि तीसरा कोई फायदा ना उठा सके। इसी मुआहदे के तहत 2007 में बेनजीर वतन वापस आई और सितंबर 2007 में नवाज शरीफ भी वतन वापस आए, लेकिन मुशर्रफ ने इनका जहाज उतरने ना दिया और जहाज वापस चला गया। लेकिन सिर्फ 2 माह बाद नवंबर 2007 में नवाज शरीफ दोबारा वापस आए ताकि जमहूरी अमल को चलाया जा सके और अवाम ने बेमिसाल और वालिहाना इस्तकबाल किया। लेकिन दिसंबर 2007 में बेनजीर भुट्टो को जब हमला करके कत्ल किया गया तो नवाज शरीफ पहले कौमी लीडर थे जो अस्पताल पहुंचे। 5 जून 2013 से 28 जुलाई 2017 तक नवाज शरीफ पाकिस्तान के 20वें वज़ीर-ए-आज़म बने। इमरान खान ने हुकूमत को टफ टाइम दिया। 126 दिन तक इस्लामाबाद में धरना दिया। सर्वे अजब राहील शरीफ साहब शुरू किया। इसके अलावा पेशावर सामने
वाकया 2016 में पेश आया। अगला जनरल नवाज शरीफ ने कमर जावेद बाजवा को बनाया। जब पनामा पेपर आए तो ताल्लुकात खराब हुए। हुकूमत जाने के बाद केसेस चले, अदालतों ने सजा दी, ताहयात नाअहली। मुख्तलिफ जलसों और तकारीर में आर्मी को नवाज शरीफ ने टारगेट करना शुरू कर दिया। इमरान खान ने फौज की मदद से 2017 में हुकूमत का तख्ता पलटा। 2017 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत रुखसत हुई, उसके बाद फौज के खिलाफ मुख्तलिफ नारे मशहूर करने में अहम किरदार अदा किया और मुख्तलिफ जलसों में पूछते कि मुझे क्यों निकाला। आज उनकी नेटवर्थ दौलत कम से कम $2 बिलियन है, जो तकरीबन 5 खरब 60 अरब रुपए बनती है, लेकिन उनकी असल दौलत से मुतालिक किसी को नहीं पता। नवाज शरीफ की उम्र इस वक्त 74 साल है और अभी तक हयात है। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी? हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाए हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छी लगी तो शेयर करें, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।